नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्कूल लेक्चरर 2015 में जो वैकेंसी निकली थी, जिसका कि एग्ज़ाम 2016 जुलाई में हुआ था, उस प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं, उसको हल करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम आधे प्रश्नों को ही हल करेंगे। 150 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनमें से 75 प्रश्नों को हम इस वाले वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा जो आगे के 75 प्रश्न हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए, अभी तक मैंने जो प्रश्न पत्र अपलोड किए हैं सेकंड ग्रेड से संबंधित, फर्स्ट ग्रेड से संबंधित, वो सारे एक ही वीडियो में अपलोड मैंने किए हैं। लेकिन उसमें मुझे थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है रिकॉर्डिंग वगैरह करने में, सेविंग, ये सब चीज़ों में। तो उसको देखते हुए, वैसे भी अगर आप देखना चाहते हैं प्रश्न पत्र को, तो दोनों वीडियो अवेलेबल रहेंगे और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में आज हम 150 प्रश्नों की बात न करके केवल पहले के जो 75 प्रश्न हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, उचितम अव्ययम चित्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कर्तव्या। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पहले भी हमने किसी प्रश्न पत्र में इस वाले प्रश्न को देखा था। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सारे प्रश्न पत्र देख रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से याद आया होगा। तो देखिए कैसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। दूसरा प्रश्न है, अव्ययम चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति कर्तव्या गच्छति उपरी च दशा चक्र नेमी क्रमेण। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नीचई गच्छति उपरी च दशा चक्र नेमी क्रमेण। ये सूक्ति कौन से ग्रंथ में उद्धृत है, कहाँ पर ये लिखी गई है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी अव्यय से संबंधित ही प्रश्न है। खाली स्थान अस्माकं गृहे यज्ञम भविष्यति। तो यहाँ पर भविष्यति क्रिया है, अर्थात ये भविष्यत काल की ओर संकेत कर रही है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर श्वः, कल हमारे घर में यज्ञ होगा। चौथा प्रश्न है, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितम चिरम। तो ये तो आपको पंक्ति भी याद होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, परीक्षा में कई बार सूक्ति के रूप में पूछ भी ली जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा चिरम, ऑप्शन नंबर 2। पांचवा प्रश्न है, उचित अव्ययेन रिक्त स्थानम पूरयितव्यम न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा खाली स्थान बभूव। तो यहाँ पर क्या है, तूष्णीम बभूव, चुप हो गए, नहीं लड़ूंगा, ऐसा कहकर गोविंद से, और चुप हो गए अर्जुन। तो गीता से ये ली गई है। यहाँ पर क्या आएगा, तूष्णीम, मौन अर्थ वाला जो अव्यय होता है वो होता है तूष्णीम। छठा प्रश्न है, न च प्रयोजनम खाली स्थानम धूर्तः चेष्टते कदाचन। तो यहाँ पर कौन सा अव्यय आएगा, यहाँ पर आएगा अंतरा, ऑप्शन नंबर 4, न च प्रयोजनम अंतरा धूर्तः चेष्टते कदाचन। सातवां प्रश्न है, उचिताव्ययेन रिक्त स्थानम पूरयत दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम विना। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, इसमें जो अव्यय से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं ज्यादातर सूक्तियां हैं, तो अगर आपको सूक्तियां भी याद होंगी तो आप आराम से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आठवां प्रश्न है, मिथ्यापवाद कारिणम खाली स्थान तम असत्य भाषिणम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा धिक, मिथ्या अपवादकारी को, असत्य बोलने वाले को धिक्कार है। तो उस अर्थ में यहाँ पर हो जाएगा धिक, तो होगा ऑप्शन नंबर 3। नवा प्रश्न है, सर्व शब्दस्य पुल्लिंग सप्तमी एक वचने रूपम स्यात्। सर्व शब्द का पुल्लिंग में सप्तमी एक वचन में क्या रूप होता है, तो वो होता है सर्वस्मिन। 10वां प्रश्न है, सखी शब्दस्य चतुर्थी एक वचने रूपम अस्ति। चतुर्थी एक वचन में सखी का क्या रूप होगा, तो ये हो जाएगा सख्ये, ऑप्शन नंबर 3। 11वां प्रश्न है, पितृ शब्दस्य तृतीया एक वचने रूपम अस्ति। पितृ में तृतीय एक वचन में क्या रूप बनता है, तो वो बनता है पित्रा, ऑप्शन नंबर 4। 12वां प्रश्न है, भवत शब्दस्य द्वितीया बहुवचने रूपम अस्ति। भवत का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा, तो वो हो जाएगा भवतः, ऑप्शन नंबर 2।
13वां प्रश्न है नदी शब्दस्य षष्ठी एकवचने रूपम अस्ति। नदी शब्द का षष्ठी एकवचन में क्या रूप होता है? तो वो होता है नद्यः, ऑप्शन नंबर 4। 14वां प्रश्न है मति शब्दस्य द्वितीया बहुवचने रूपम अस्ति। मति का द्वितीय बहुवचन का क्या रूप बनेगा? तो ये हो जाएगा मति 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 ही, ऑप्शन नंबर 2। 15वां प्रश्न है मधु शब्दस्य नपुंसक लिंग द्वितीया द्विवचने रूपम अस्ति। मधु शब्द का नपुंसक लिंग में द्वितीय द्विवचन में क्या रूप होगा? तो ये हो जाएगा द्विवचन में मधुनी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4। 16वां प्रश्न है मनस शब्दस्य नपुंसक लिंग तृतीया एकवचने रूपम अस्ति। मनस का तृतीय एकवचन में क्या रूप होगा नपुंसक लिंग में? तो वो होगा मनसा, ऑप्शन नंबर 3। भू धातु लोट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने वैकल्पिकम रूपम अस्ति। भू धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में वैकल्पिक रूप क्या बनता है? तो ये हो जाएगा भवतात, ऑप्शन नंबर 3। तो ये जो वैकल्पिक रूप बनते हैं, वैकल्पिक रूप का तात्पर्य ये है कि कई वचनों में, कई विभक्तियों में एक के स्थान पर दो दो रूप बनते हैं। जैसे अस्मत् है तो उसमें चतुर्थी में 2 रूप बनते हैं, पंचमी में बनते हैं। ऐसे ही लोट लकार में भू धातु में 2 रूप बनते हैं, तो वो वैकल्पिक होते हैं। तो उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए जो भी शब्द रूप और धातु रूप आपके सिलेबस में है, उनमें अगर कोई वैकल्पिक रूप भी है तो उनको आप स्पेशली अच्छे से याद रखिए, क्योंकि वहां से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है पा धातु ऋट लकारे अन्य पुरुष रूपाणी संति। पा धातु ऋट लकार में अन्य पुरुष के रूप क्या होंगे? तो ये हो जाएंगे पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, ऑप्शन नंबर 2। 19वां प्रश्न है पट धातु लंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। क्या होगा लंग लकार मध्यम पुरुष में रूप बहुवचन में? तो बहुवचन में हो जाएगा अपठत। ये जो हलंत वाला पद है ये होगा किसमें? प्रथम पुरुष एक वचन में। और ये जो बिना हलंत वाला रूप है अपठत, इस तरह से ये होता है मध्यम पुरुष बहुवचन में। 20वां प्रश्न है हस धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। हस धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप क्या होता है? तो वो होता है हसे, ऑप्शन नंबर 3। 21वां प्रश्न है हन धातु लोट लकार अन्य पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। अन्य पुरुष का तात्पर्य प्रथम पुरुष भी आप समझ सकते हैं। तो हन धातु में लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो ये होगा घ्नन्तु, ऑप्शन नंबर 4। 22वां प्रश्न है सेव धातु ऋट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। क्या रूप बनेगा ऋट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में? तो यहाँ पर बनेगा सेविष्यते, ऑप्शन नंबर 4। 23वां प्रश्न है रुच धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। क्या होता है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में? रुच धातु का रूप, तो ये हो जाएगा रोचताम। 24वां प्रश्न है पच धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। क्या होगा लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में पच धातु का रूप? तो ये हो जाएगा अपचः। 25वां प्रश्न है धातोः त तवतु प्रत्ययोः कस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति। त और तवतु प्रत्ययों का प्रयोग किस अर्थ में धातुओं के साथ किया जाता है? तो भूतकाल के अर्थ में ये प्रत्यय धातु के साथ प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैसे गतः, गतवान, गया, इस अर्थ में तो हो जाएगा भूतकालार्थे। 26वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु शानच प्रत्यांतः शब्दः अस्ति। शानच प्रत्यांत पद कौन सा है निम्नलिखित में से? पचानम, पचंतम, पचमानम, पचमंतम। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पचमानम। 27वां प्रश्न है भुज धातु तुमुन प्रत्यांतः शब्दः वर्तते। भुज धातु से तुमुन प्रत्यय करके क्या पद बनता है? तो ये बनता है भोक्तुम। 28वां प्रश्न है प्रकृत्य पदे प्रकृति प्रत्ययस्तः। प्रकृत्य में कौन सी प्रकृति और कौन सा प्रत्यय है? तो प्रपूर्वक क्री धातु से ल्यप प्रत्यय करके प्रकृत्य पद बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
29वां प्रश्न है बंधुता पदे प्रत्यय अस्ति। बंधुता पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें तल प्रत्यय है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, हमने पिछला जो प्रश्न पत्र हल किया था उसमें हमने देखा था कि तल प्रत्यांत शब्द पूछा गया था, तो उसमें एक तो था बंधुता और इसके अतिरिक्त 3 और शब्द थे जो कि धातुओं से बने हुए थे, तो वहां पर भी हमने देखा था। तो आप ध्यान रखिए, तल प्रत्यय को अच्छे से पढ़िए। तल और त्रिच ये दोनों ऐसे प्रत्यय हैं जिनमें कि शब्द के अंत में आपको ता दिखाई देता है, लेकिन इनमें अंतर से संबंधित एक वीडियो चैनल पर है कि कैसे शब्द देखकर ही हम पहचान जाएं कि त्रिच प्रत्यय लगा है या तल प्रत्यय लगा है। तो उसके लिए एक ट्रिक्स भंडार नामक प्लेलिस्ट है जिसमें कि ता अंत वाले शब्दों को देखकर कैसे पहचाने कि कौन सा प्रत्यय है, इस प्रकार का आपको एक वीडियो मिलेगा, उसको आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ता प्रत्यांत शब्दों वाला, ये आपको ट्रिक्स भंडार प्लेलिस्ट से मिलेगा जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है आम्रमयम शब्दे प्रत्यय अस्ति। आम्रमयम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है मयट प्रत्यय। कारकः पदे प्रत्यय अस्ति। कारक पद में कौन सा प्रत्यय है? तो कारक में है नवुल प्रत्यय, क्योंकि नवुल प्रत्यय से बने हुए जो शब्द होते हैं उनके अंत में अकह इस प्रकार से दिखाई देता है, ये बात हम कर चुके हैं। तो कारकः में है क्री पूर्वक नवुल प्रत्यय होकर और वृद्धि इत्यादि होकर पद बनता है कारकः, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 32वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु यत् प्रत्यांतः शब्दः वर्तते। निम्नलिखित में से कौन सा यत् प्रत्यांत शब्द है? तो देखिए ऐसे 5 प्रत्यय हैं जिनमें शब्द के अंत में य दिखाई देता है, लेकिन कैसे हम पहचाने कि किसमें यत है, किसमें ण्यत है, ल्यप है, क्यप है, इस प्रकार का जो एक वीडियो है वो भी आपको ट्रिक्स भंडार नामक प्लेलिस्ट से मिलेगा, तो उसे आप देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप आराम से यहाँ से देखकर बता सकते हैं कि कौन से शब्द में यत प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पर हम चलते हैं उत्तर की तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा चेयः, ऑप्शन नंबर 1। 33वां प्रश्न है प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अस्यां पंक्तौ कस्मिन् पदे श्लेष अलंकारः अस्ति। इस पंक्ति में किस पद में श्लेष अलंकार है? तो ये है विधौ पद में, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 34वां प्रश्न है स्वभावोक्ति असौ चारु यथावद वस्तु वर्णनम स्वभावोक्ति अलंकारस्य अस्मिन् लक्षणे चारु शब्दस्य तात्पर्यम् अस्ति। इस लक्षण में स्वभावोक्ति का जो ये लक्षण है इसमें चारु शब्द का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर चारु शब्द का तात्पर्य है सहृदय हृदयावर्जकम वर्णनम। ऐसा वर्णन जो सहृदय के, सामाजिक के, पढ़ने वाले के हृदय को आकर्षित करे और जो स्वाभाविक वर्णन हो, ऐसा वर्णन स्वभावोक्ति कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 35वां प्रश्न है उपमा अलंकारे कीदृशम साम्यम उपस्थाप्यते। तो उपमा का लक्षण अगर आपको याद है तो प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रस्फुटम सुंदरम च। 36वां प्रश्न है रूपक अलंकारस्य प्रमुखा विशेषता का। रूपक अलंकार की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो इसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत में अभेद पाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 37वां प्रश्न है उपमेयस्य समेन संभावनम उत्कट कोटिक संशयः वा कस्मिन् अलंकारे भवति। तो जहाँ पर संभावना हो या उत्कट कोटि का संशय हो वो कौन सा अलंकार होता है? वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4। 38वां प्रश्न है उपमा परिकल्पकः अभवन वस्तु संबंधः कस्मिन् अलंकारे भवति। तो देखिए बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसलिए आपको निदर्शना अलंकार को अच्छे से पढ़ना है, निदर्शना का लक्षण पढ़ना है, उसके अर्थ को अच्छे से समझना है कि कहाँ पर निदर्शना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा निदर्शना अलंकार, और ये पढ़ने के लिए आप अलंकार नामक प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं जहाँ से आप अलंकारों को भली भांति समझ सकते हैं। 39वां प्रश्न है उपमेय उपमानयो प्रतिबिंब बिंब भावः कस्मिन् अलंकारे प्रस्तूयते। उपमान और उपमेय में बिंब और प्रतिबिंब भाव किस अलंकार में प्रस्तुत किया जाता है? तो वो हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। अगला प्रश्न है प्रस्तुतानाम अप्रस्तुतानाम वा पदार्थानाम एक धर्माभिसंबंधः कस्मिन् अलंकारे भवति। जहाँ पर
वा शब्द है, अर्थात या तो प्रस्तुतों का या अप्रस्तुतों का एक धर्म के साथ अभिसंबंध हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है तुल्य योगिता अलंकार। 41वां प्रश्न है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो समासः वर्तते। प्रायः पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो वो समास क्या कहलाता है? कौन सा समास होता है? तो वो होता है अव्ययीभाव समास। 42वां प्रश्न है अतिहिमम पदस्य समास विग्रह स्यात्। अतिहिमम पद का समास विग्रह क्या होगा? तो हिमस्य अत्यः, अत्ययः इस प्रकार से, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए अव्ययीभाव समास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज्यादातर समास विग्रह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अव्ययीभाव समास को डिटेल में पढ़ना है कि किस अर्थ में कौन सा अव्यय प्रयुक्त होता है। इस तरह से आपको अव्ययीभाव समास से पढ़ना होगा। तो उसके लिए भी आप हमारे वीडियोस की मदद ले सकते हैं। अव्ययीभाव समास को हमने 2-3 तरीके से पढ़ा है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार डिटेल में भी पढ़ा है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। संस्कृत व्याकरण नामक प्लेलिस्ट से आपको ये वीडियो मिलेगा। इसके अतिरिक्त सेकंड ग्रेड के लिए हमने अलग से पढ़ा है, तो सेकंड ग्रेड नामक प्लेलिस्ट में भी आपको ये मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धान्यार्थः पदे समासस्य नाम निर्दिशतु। धान्यार्थ पद में समास का क्या नाम है? तो धान्येन अर्थः, इसमें अर्थ के साथ पद का समास हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। 44वां प्रश्न है चोर भयम पदस्य समास विग्रह अस्ति। क्या समास विग्रह होगा? तो चोरात भयम चोर भयम, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 45वां प्रश्न है अतिक्रांतो मालाम इत्यस्य समस्त पदम स्यात्। क्या समस्त पद होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा अतिमालः, ऑप्शन नंबर 2। 46वां प्रश्न है पंचगवम पदस्य समास विग्रहम चिनुत। पंचगवम का समास विग्रह क्या होगा? तो पंचानाम गवाम समाहारः पंचगवम, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। 47वां प्रश्न है लंबकर्णः पदस्य समास विग्रह भवति। लंबकर्णः पद का समास विग्रह क्या होगा? तो लंबः च असौ कर्णः च लंबौ कर्णौ यशसः, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लंबौ कर्णौ यशसः, बहुव्रीहि समास यहाँ पर हुआ है। 48वां प्रश्न है यवाश्च चणकाश्च इत्येतस्य समस्त पदम अस्ति। क्या समस्त पद होगा? तो यहाँ पर ये प्रश्न आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49वां प्रश्न है शुद्धम वाक्यम चिनुत। रमेशः विद्यालयाय गच्छति, रमेशः विद्यालये गच्छन्ति, रमेशः विद्यालयं गच्छति, रमेशः विद्यालये गच्छतः। तो एकदम आसान प्रश्न है, यहाँ पर आप सही उत्तर तक पहुंच गए होंगे। विद्यालयं गच्छति। 50वां प्रश्न है शुद्धम वाक्यम स्यात्। शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो देखिए जहां पर बहुतों में से किसी एक का अतिशय बताना हो, वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? वहां पर होती है सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रातृषु महेशः कनिष्ठः, ऑप्शन नंबर 4। 51वां प्रश्न है शुद्धम वाक्यम भविष्यति। शुद्ध वाक्य होगा मया पुस्तकम पठिता, अहम पुस्तकम पठितवत, अहम पुस्तकम अपठत, मया पुस्तकम पठितम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मया पुस्तकम पठितम, क्योंकि यहाँ पर जो ये पद दिया गया है ये इसके अनुसार होगा, इसके लिंग के अनुसार इसका लिंग परिवर्तित होगा। ये नपुंसक लिंग में है पुस्तक पद, तो ये भी नपुंसक लिंग में होगा, तो इसके अनुसार यहाँ पर सही वाक्य हो जाएगा मया पुस्तकम पठितम। 52वां प्रश्न है शुद्धम वाक्यम स्यात्। शुद्ध वाक्य बताना है, तो यहाँ पर सा काव्यः रचयन् तिष्ठति, सा काव्यं रचयन् तिष्ठति, सा काव्यं रचयन्ति तिष्ठति, सा काव्यं रचयन्तः तिष्ठति। तो यहाँ पर ये जो तिष्ठति रचयन्ति पद है ये किसकी विशेषता बता रहा है? सा की। तो ये जो पद है ये स्त्रीलिंग का होना चाहिए, तो यहाँ पर जो सही वाक्य होगा वो होगा सा काव्यम रचयन्ति तिष्ठति, ऑप्शन नंबर 3। 53वां प्रश्न है शुद्धम वाक्यम स्यात्। सा ताम त्यजितुम तत्र गमिष्यसि, सा त्याम त्यक्तुम तत्र गमिष्यति, सा ताम संत्यजितुम
तत्र गमिष्यतः सा ताम त्यज तत्र गमिष्यति। तो क्या सही होगा यहाँ पर? त्यज धातु से जब तुमुन प्रत्यय लगता है तो बनता है त्यक्तुम। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, इसमें भी शुद्ध वाक्य को देखना है। तो शुद्ध वाक्य, राजपुरुषः अहंकारी भवन्ति, राजपुरुषः अहंकारी भवन्ति, राजपुरुषः अहंकारिणः भवन्ति और राजपुरुषः अहंकारिणी भवन्ति। तो क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3, राजपुरुषः अहंकारिणः भवन्ति। 55वें प्रश्न में भी शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो यहाँ पर प्राप्तोदकः ग्रामः वैभवशालिनः भवन्ति। सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। 56वां प्रश्न है, द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच अंतरिक्ष है। उपर्युक्त वाक्य से संस्कृतानुवादः भविष्यति। संस्कृत अनुवाद करना है तो क्या सही संस्कृत अनुवाद होगा? देखिए, अंतरा होता है बीच के योग में, तो अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो उसी के अनुसार आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। द्वितीय विभक्ति किस में है? इस वाले में। तो यहाँ पर हो जाएगा द्युलोकम पृथ्वीलोकम च अंतरा अंतरिक्षम अस्ति। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 57वां प्रश्न है, वह सन्मार्ग पर चलता है। सह सन्मार्गे अभिनिविशति, स सन्मार्गोपरि चलती, स सन्मार्गम अभिनिविशते, स सन्मार्गाय अभिनिविशते। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, तो इसको आप डिलीटेड मानिए। अगला प्रश्न है, वह गुरुकुल में अध्ययन के प्रयोजन से रहता है। अध्ययन के प्रयोजन से रहता है, तो यहाँ पर हेतु से वसता है, तो हेतु के योग में कौन कौन सी विभक्तियों का प्रयोग होता है इसका विस्तृत अध्ययन हमने किया है। तो यहाँ पर उस सारे सूत्रों के अनुसार जो सही उत्तर होगा वो होगा सह अध्ययनेन गुरुकुलम उपवसति, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, सुरेश ने रमेश से 100 रुपए का कर्ज लिया है। सुरेश ने रमेश से कर्ज लिया है, तो यहाँ पर उत्तम ऋण कौन है? रमेश। तो उत्तम ऋण में हमेशा जहाँ पर ध्री धारण करने वाली धातु का प्रयोग होता है वहां पर उत्तम ऋण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उस सूत्र के अनुसार यहाँ पर जो सही वाक्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सुरेशः रमेशाय शतम धारयति। अगला प्रश्न है, वह नौकर पर क्रोध करता है। क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी का। तो उसके अनुसार यहाँ पर सही उत्तर होगा सहभृत्याय क्रुध्यति, ऑप्शन नंबर 3। अब ये इतनी सी तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्रुध्यति तो कुछ होता नहीं, क्रुध्यति होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 61वां प्रश्न है, अध्यापक से गणित पढ़ता है। तो अध्यापक से गणित पढ़ता है, इसमें जो शुद्ध अनुवाद होगा वो होगा अध्यापकात् गणितम पठति, क्योंकि नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो वक्ता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, अपादान होता है। तो इसका विधान करने वाला सूत्र कौन सा है ये आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैंने आपको बता दिया है, तो आप याद करिए या ढूंढिए, उस हिसाब से आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। देखिए, मैं हर प्रश्न पत्र में, हर वीडियो में आपको कोई ना कोई एक काम देती हूँ कि आपको ये कमेंट करना है। बहुत कम विद्यार्थी ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं या फिर कोई भी नहीं करता। तो ये कमेंट करने के लिए मैं आपको इसलिए कहती हूँ क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो आप ढूंढिए, उससे आपका ज्ञान विस्तृत होगा, आपको नई दिशा मिलेगी और हो सकता है ये प्रश्न यूं का यूं रिपीट हो जाए। तो एक आपकी 5-10 मिनट की मेहनत से अगर आपका एक प्रश्न सही होता है परीक्षा में तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इस बात का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 62वां प्रश्न है, देवेश माता के लिए अच्छा है। तो साधु असाधु में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? सप्तमी का। तो उसके अनुसार यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा देवेशः मातरि साधु, ऑप्शन नंबर 3। 63वां प्रश्न है, केशों के लिए चमड़ी को मारता है। उपर्युक्त वाक्य से शुद्धानुवादः शातः। क्या शुद्ध वाक्य होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा केशेषु चमरिम हंति, ऑप्शन नंबर 4। 64वां प्रश्न है, भर्तृहरिमते मनुष्यस्य परम भूषणम किम।
भर्तृहरि के अनुसार मनुष्य का परम भूषण क्या है? तो भर्तृहरि ने शील को, आचरण को मनुष्य का परम भूषण कहा है। अगला प्रश्न है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः इति केन उक्तम। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इस विषय का भी हम अध्ययन कर चुके हैं, वहां पर हमने इस सूक्ति की भी बात की थी। किसने ऐसा कहा है? ये कहा गया है भारवी के द्वारा। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग की ये सूक्ति है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 66वां प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीतानुसारेण अव्यवसायी नाम बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति। अव्यवसायी की बुद्धि किस प्रकार की होती है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार? तो यहाँ पर हो जाएगा बहुशाखा अनंताश्च, ऑप्शन नंबर 3। 67वां प्रश्न है नचिकेता तृतीय वर रूपेण किम वृणुते। नचिकेता तृतीय वर के रूप में क्या मांगता है? तो तृतीय वर के रूप में वो मांगता है आत्म संबंधी ज्ञानम। कठोपनिषद का अध्ययन भी हम चैनल पर कर चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड के अनुसार बहुत सारे वीडियोस चैनल पर हैं। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड नाम से, तो वहां से आप फर्स्ट ग्रेड से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। कुछ विषय जो बच गए हैं पाठ्यक्रम के अनुसार, उनके वीडियोस धीरे धीरे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले हमने कठोपनिषद का अध्ययन किया था, तो वहां से आप अपने लिए जो आवश्यक वीडियो हैं वो देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल की मदद ले सकते हैं। अगला प्रश्न है शुकनाशोपदेशानुसारेण लक्ष्मी ही सरस्वती परिग्रहितम जनम कस्मात् न आलिंगति। किस कारण से शुकनाशोपदेश के अनुसार लक्ष्मी जो है वो सरस्वती के द्वारा ग्रहण किए हुए मनुष्य को किस कारण आलिंगन नहीं करती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ईर्ष्या कारणात्। अगला प्रश्न है स्वप्नवासवदत्तम नाटके उदयनस्य वीणाया नाम किम आसीत्। स्वप्नवासवदत्तम नाटक में उदयन की वीणा का क्या नाम था? तो उसका नाम था घोषवती, ऑप्शन नंबर 3। 70वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य नाम किम वर्तते। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम क्या है अभिज्ञान शाकुंतल के अनुसार? तो ये हो जाएगा सर्वदमनः। 71वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले परित्यागानंतरम शकुंतला कुत्र न्यवसत्। अभिज्ञान शाकुंतल के अनुसार जब शकुंतला का परित्याग कर दिया गया दुष्यंत के द्वारा, तब वो कहाँ पर रही, कौन से मुनि के आश्रम में रही? तो ये हो जाएगा मारीच आश्रमे। 72वां प्रश्न है ऋग्वेदीय देवेशु हिरण्ययम कवचम का विभरती। देखिए जो देवता हैं उनका हमने बहुत अच्छे तरीके से चैनल पर अध्ययन किया है। दो तरीकों से मंत्रशः भी अध्ययन किया है, इसके अतिरिक्त सार विशेषताओं के रूप में भी अध्ययन किया है। तो निश्चित रूप से आपको इसका उत्तर आना चाहिए अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं। मैंने स्पेशली उस समय बताया था कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है और किस तरह से पूछा जा सकता है, किस तरह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो सारी बातें हमने की थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा कौन सा ऋग्वेदीय देवता है जो हिरण्य में कवच को धारण करता है? तो वो है वरुण देव। अगला प्रश्न है देवस्य नाम ऋषि नामना सुमेलित। देव का नाम ऋषि के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर वरुण सूक्त जो है वो लिखा गया है शुनः शेप के द्वारा, तो AP हो जाएगा। इसके अलावा अग्नि लिखा गया है मधुछंदा के द्वारा, पुरुष लिखा गया है नारायण के द्वारा और विष्णु लिखा गया है दीर्घतमा के द्वारा। तो ये सही क्रम में मिले हुए ही हैं। तो APBQCRDS ये है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है होता कवि क्रतु सत्यः इत्यादयः कस्य देवस्य कृते उक्तम। ये सारे विशेषण किस देव के लिए कहे गए हैं? तो होता कवि क्रतु इत्यादि कहा गया है अग्नि को। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2। और 75वां प्रश्न है अमृतस्य गोपा कस्य देवस्य विशेषणम वर्तते। अमृत का गोपा ये किस देव का विशेषण है? तो विशेषणों के विषय में भी हमने बहुत अच्छे तरीके से बात की है। ये है अग्निदेव का विशेषण। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 75 प्रश्न जो है इस प्रश्न पत्र के वो हमने हल कर लिए हैं। बाकी के जो 75 हैं वो अगले वीडियो में हम हल करेंगे। तो आप इस प्रश्न पत्र को अच्छे से देखिए, सारे प्रश्नों को हल करके देखिए। इसके अतिरिक्त अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आप सेकंड ग्रेड के भी पेपर देखिए, क्योंकि
आपस में प्रश्न रिपीट होते हैं, क्योंकि एक तो इनका जो पाठ्यक्रम है बहुत सारा सिमिलर है। दूसरी बात क्या है कि इसका जो पेपर कराने वाली संस्था है वो आरपीएससी है, तो प्रश्न लगातार इनमें रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप जो भी प्रश्न पत्र चैनल पर अपलोड हो उनको अवश्य देखें, इसमें कुछ समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने हमारे साथ 10 प्रश्न पत्र भी सॉल्व कर लिए तो आप ये मानकर चलिए कि उन 10 प्रश्न पत्रों से आपके कम से कम 10 प्रश्न एक्स्ट्रा सही होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियोस। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक अवश्य कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे दूसरे लोग जो कि पैसे इत्यादि देकर तैयारी नहीं कर सकते और जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं उनको भी इसका लाभ हो। इसके अतिरिक्त अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।